हेलो बच्चों, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम लारी फिर एक बार आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अब तक कितने चैप्टर को कवर कर चुके थे? लगभग आपका 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया था, है ना। 4-5 चैप्टर, ये जो लास्ट चैप्टर है यही बचा हुआ है। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए बच्चा, क्योंकि सही विकल्प भी नहीं आ रहा है, रिक्त स्थान भी नहीं आ रहा है, सत्य सत्य भी नहीं आ रहा है, सही जोड़ी भी नहीं आ रहा है। एक वाक्य में उत्तर आएंगे 4। 2 अंक का एक प्रश्न बनेगा, 3 अंक का एक प्रश्न बनेगा और 4 अंक का एक प्रश्न बनेगा। इसका मतलब ये है, और ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है बेटा, ये फिजिक्स से रिलेटेड है, फिजिक्स का पोर्सन है ना। ठीक है, जिसका नाम है गति। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को इनेबल कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी ऐसी एजुकेशनल वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट। हाँ, पहला प्रश्न दिया गया है कि वेग का एसआई इकाई क्या है। तो आपको पता है कि वेग की एसआई इकाई क्या होती है? वेग है ना, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, वेग की इकाई आप लोगों को लिखना है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड वेग की इकाई होती है। बार बार याद करो, हो जाएगा याद आप लोगों को। त्वरण, त्वरण की एसआई इकाई क्या है? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और त्वरण की जो एसआई इकाई होती है फ्रेंड्स, मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग होती है। इसको अपन मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मीटर जब प्रति नहीं लगाएंगे तो सेकेंड की पावर -2। ठीक है, ओके। यहाँ पर यम मीटर को प्रदर्शित करता है और एस सेकेंड्स को प्रदर्शित करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, थर्ड, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो बच्चे याद रखिएगा, अभी मैंने बताया था वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इंग्लिश में इसे एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4, औसत चाल का सूत्र बताइए। चाल इजिकल टू क्या होता है बेटा? दूरी बटे समय। तो औसत चाल क्या हो जाएगा? कुल दूरी टोटल डिस्टेंस अपॉन कुल समय, इसे हम लोग क्या कहेंगे? औसत चाल कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास ये है कि दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है। अगर मान लो ये दूरी है, ठीक है, ये दूरी है और ये आप लोगों का समय है, तो इसका ढाल क्या बताता है? तो दूरी और जो समय है, इसका जो ग्राफ होता है, ग्राफ का जो ढाल होता है बेटा, ये आप लोगों को बताता है चाल। क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होती है, तो दूरी बटे समय से ही आपको याद रखना है चाल। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6, यदि किसी वस्तु का वेग समय आलेख समय अक्ष के समांतर सीधी रेखा है तो उसकी गति के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? ठीक है, अगर मान लो कि किसी वस्तु का वेग समय आलेख है, मान लो ये वेग है और ये आप लोगों का समय है, ये समय अक्ष के समांतर सीधी रेखा है। यहाँ पर ये समय हो गया, ये टाइम, और यहाँ पर हो गया वेग। समय रेखा के समांतर एक सीधी रेखा है, तो उसकी गति के बारे में हम ये सोचते हैं कि अगर ऐसा ग्राफ है तो ये ग्राफ किसको दर्शाता है? ये दिखाता है एक समान गति को, एक समान गति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वेग समय आलेख में समय अक्ष के समांतर सीधी रेखा में हो तो उसकी गति के बारे में, वह गति एक समान गति होती है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। ओके, ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 7, यदि किसी वस्तु का दूरी समय आलेख समय अक्ष के समांतर सीधी रेखा है तो उसके गति के बारे में आप क्या बता सकते हैं? तो देखो यहाँ पर दूरी है, समय है, ये दूरी
इसको ले लेते हैं अपन दूरी और यहाँ लेते हैं समय। ठीक है, इसमें भी क्या बोला है कि समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा है। जब समय अक्ष के समांतर सीधी रेखा होती है, दूरी होती है, वेग था तो एक समान गति हुई, ठीक है, लेकिन अब दूरी है तो इसे कहते हैं स्थिर, मतलब रेस्ट कंडीशन में बोलते हैं। मतलब इसको इंग्लिश में बोलेंगे आप रेस्ट कंडीशन। मतलब रेस्ट कंडीशन का मतलब विराम अवस्था। गति के बारे में आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो वस्तु है कौन सी अवस्था में है, विराम अवस्था में है, रेस्ट कंडीशन में है। ओके, चलिए ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8 के बारे में बात करते हैं बच्चों। वह स्थिति लिखिए जब औसत वेग का परिणाम औसत चाल के बराबर होता है। देखो, औसत वेग का परिणाम औसत चाल का बराबर हो जाता है तो वस्तु सीधी रेखा में एक ही दिशा में चलते हैं। क्या लिखेंगे? वस्तु सीधी रेखा में एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। ओके, प्रश्न क्रमांक 9 के बारे में बात करते हैं। क्या दिया है प्रश्न? प्रारंभिक वेग, त्वरण, समय तथा अंतिम वेग में संबंध लिखिए। देखो क्या क्या बोला है बच्चों। प्रारंभिक वेग, अब आपको पता होना चाहिए कि प्रारंभिक वेग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू। किससे? यू। त्वरण को ए से, समय को टी से तथा अंतिम वेग को वी से। तो आपको पता है ये गति का पहला समीकरण बन जाएगा क्या? v इजिकल टू यू प्लस ए टी, है ना। ठीक है, बस ये संबंध होता है, बस इतना सा लिखना है। दूसरा, प्रारंभिक वेग, त्वरण, विस्थापन और अंतिम वेग में परिवर्तन, तो विस्थापन को s से। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ों की बात की है। v, ठीक है, प्रारंभिक वेग u, त्वरण a, अंतिम वेग v, तो s, तो इससे आपको एक फार्मूला निकलता है जो होता है v स्क्वायर, गति का समीकरण है ये, u स्क्वायर प्लस 2as, ये तीसरा समीकरण होता है। फिर प्रश्न क्रमांक 11 क्या बोला है? प्रारंभिक वेग, त्वरण, विस्थापन तथा समय में संबंध। प्रारंभिक वेग, त्वरण, विस्थापन तथा समय में संबंध, तो ये क्या होता है फ्रेंड्स? s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का वर्ग। ए टी है ना, ये ए और टी का वर्ग है। ठीक है, तो एक संबंध हो गया, पहला संबंध। ठीक है, पहला संबंध आप लोगों का ये है, सॉरी, पहला संबंध ये वाला है, प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। दूसरा संबंध आप लोगों का ये है और तीसरा संबंध ये है, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तीनों समीकरण को आपको याद रखना है। प्रश्न क्रमांक 12, एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है। तो ऐसा उदाहरण है बेटा फ्री फॉल ऑफ बॉडी। फ्री फॉल ऑफ बॉडी मतलब बॉडी का मुक्त अवस्था में होना। ठीक है, अगर कोई बॉडी मुक्त अवस्था में होती है तो कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है, उसका मतलब यह है कि त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है। ओके, ठीक है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक अति लघुत्तरी प्रश्न देखते हैं। यहाँ के प्रश्न को ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म है। दूसरी बात कि ये फिजिक्स का पोर्शन है, थोड़ा बायो वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन मैथ्स वालों के लिए बहुत इजी है। फिर भी आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। ठीक है, किसी वस्तु को गति अवस्था में कब कहा जाता है? तो कोई वस्तु गति अवस्था में कब रहती है? कोई वस्तु गति अवस्था में तब रहती है जब वस्तु समय के साथ अपने स्थान को बदलती है। ठीक है, आपको क्या बोलना है? जब वस्तु समय के साथ अपने स्थान को बदलती है, स्थान को बदलती है ना। तो इसे अपन क्या कहते हैं?
इसे हम कहते हैं बेटा गति अवस्था में कहा जाता है। ठीक है, अगर मान लो कोई वस्तु ये है और समय भी चेंज हो रहा है लेकिन वस्तु की स्थिति में कोई किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वस्तु गति अवस्था में होगी क्या? नहीं, वस्तु विराम अवस्था में होगी, है ना। और समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, स्थान बदलती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गति अवस्था में होती है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2, किसी वस्तु को एक समान गति में कब कहा जाता है? एक समान गति में तब कहा जाता है जब वस्तु बराबर समय में बराबर दूरी तय करे। क्या बोलेंगे आप? जब वस्तु बराबर समय में बराबर दूरी तय करे, बराबर समय में बराबर दूरी तय करे, तो उसे अपन कहते हैं क्या? वस्तु एक समान गति में कहा जाता है। ठीक है, या आप लोग इसको बराबर को समान समय में समान दूरी तय करता है तो वस्तु की गति एक समान गति में कहा जाता है। ठीक है, जैसे घड़ी की सुई की गति, ये एक समान गति का उदाहरण है। ऋणात्मक त्वरण को परिभाषित कीजिए। ध्यान से देखिए बच्चा, ऋणात्मक त्वरण क्या होता है? जब किसी गतिमान वस्तु का वेग, है ना, ध्यान से देखना, जब किसी गतिमान वस्तु का वेग, जब किसी गतिमान वस्तु का वेग समय के साथ घटता है, समय के साथ कैसा होता है? घटता है, तो उस वस्तु को प्राप्त होने वाला त्वरण त्वरण, ठीक है, क्या कहलाता है बेटा? ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। ठीक है, दूसरी बात बता दूं, इस ऋणात्मक त्वरण को नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड बात कि इसे मंदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदन। तो ये चीज़ याद रखना है, जब किसी गतिमान वस्तु का वेग, कोई वस्तु है, वो गतिमान वस्तु है, उसका वेग समय के साथ घटता है, तो उस वस्तु को प्राप्त होने वाला त्वरण ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। इसे मंदन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण भी दे सकते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या होगा? गाड़ी को जब ब्रेक लगाते हैं तो उसकी गति घट जाती है, तो ये ऋणात्मक त्वरण से गुजर रही है। ठीक है, जब हम गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं, जैसे ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ऊपर की ओर जाने पर उसका वेग कम हो जाता है, तो ये भी कौन सा मंदन है? ऋणात्मक त्वरण है, मंदन है। ठीक है, दूसरी बात, इसकी SI इकाई बोला है बेटा। जो त्वरण की SI इकाई होती है मीटर सेकेंड की पावर -2 या फिर मीटर पर सेकेंड का वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट, औसत चाल किसे कहते हैं? तो औसत चाल की आप लोग क्या परिभाषा बताएंगे बेटा? औसत चाल इजिकल टू, देखो परिभाषा के अकॉर्डिंग बताना है तो परिभाषा के अकॉर्डिंग चल लो। कुल चली गई दूरी को कुल समय से भाग देने पर जो चाल प्राप्त होती है उसे अपन औसत चाल कहते हैं। ठीक है, चाल की बताया था जब भी, चाल है ना, औसत चाल। चलो देखो, कुल दूरी बटे कुल समय। अब इसी को हमको परिभाषा के रूप में बोलना है, तो क्या बोलेंगे? कुल चली गई दूरी को कुल समय से भाग देने पर जो चाल प्राप्त होती है उसे हम औसत चाल कहते हैं। बताओ, कोई रटने की आवश्यकता है? नहीं, बहुत इजी है। प्रश्न क्रमांक 5, औसत चाल और तत्क्षण लिखा है, तत्क्षण, ये तात्क्षणिक है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। औसत चाल और तत्क्षणिक चाल में 2 अंतर लिखे। तो पहली बात तो ये बता दूं बेटा, जो औसत चाल की परिभाषा मैंने बताया वो एक अंतर है। दूसरी बात, तात्क्षणिक चाल क्या होती है? किसी वस्तु की किसी विशेष क्षण पर, क्या बोलेंगे आप? किसी वस्तु की किसी विशेष क्षण पर, किसी विशेष क्षण पर चाल को
तात्क्षणिक चाल कहते हैं, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। ओके, याद रहेगा तात्क्षणिक चाल किसे कहते हैं, है ना। और लिख देना कि इसे स्पीडोमीटर से मापा जाता है तात्क्षणिक चाल को। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6, औसत गति और असमान गति का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, औसत गति और किसका बोलना है बेटा अपने को, औसत गति और असमान गति का एक एक उदाहरण दीजिए। तो आप ये उदाहरण तो बहुत इजी तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, कैसे, अगर मैं औसत गति की बात करता हूँ, ठीक है, तो आप लोग ये बोल सकते हैं, क्या बोलना चाहिए, औसत गति, हाँ ठीक है, घड़ी की सुई की गति, क्या बोल रहा था मैं अब तक, चलिए, समान गति या असमान गति को एक उदाहरण देकर समझाइए। समान गति क्या होती है, घड़ी की सुई की गति, ये समान गति। और असमान गति क्या हो जाएगी बच्चा, असमान गति वो हो जाएगी जैसे बस का चलना। बस हमेशा एक समान गति से चलती है क्या, नहीं, बस का चलना। ठीक है, ये आप लोगों का कौन सा गति हो गया, असमान गति का एक उदाहरण हो गया। वृत्तीय गति किसे कहते हैं, अब देखिए बच्चा, वृत्तीय गति का मतलब ये होता है जब कोई वस्तु वृत्त की परिधि पर चले। ये देखो ये वृत्त है, इस वृत्त की परिधि का मतलब ये होता है बेटा, ये देखो ये वृत्त की परिधि हो गई। ठीक है, परिधि आसपास चले तो इसे अपन कहते हैं कौन सी गति, वृत्तीय गति। ठीक है, तो परिभाषा याद रह जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं। अब एक समान क्या हो जाएगा, एक समान का मतलब जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर समान चाल से चले, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर समान चाल से चले तो उसे बोलेंगे एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, नेक्स्ट, त्वरित गति किसे कहते हैं। त्वरित गति का मतलब ये होता है बेटा, त्वरित मतलब जब वस्तु का वेग समय के साथ बदलता है, मतलब जब एक्सीलरेशन में कब होता है, जब वस्तु का वेग समय के साथ बदलता है तो उसे अपन कहते हैं, समय के साथ बदलता है तो उसे हम क्या कहेंगे, त्वरित गति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक लघुत्तरी प्रश्न के ऊपर। तो बेटा देखना, लघुत्तरी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पक्का आएगा, इस बात को ध्यान रखिए आप लोग, है ना, क्योंकि मैथमेटिकल क्वेश्चन बनना निश्चित है। ठीक है, मैथमेटिकल क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्लियर, चलो ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पहला क्वेश्चन ये है कि एक प्रयोग में अंतरिक्ष के यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। तो प्रश्न कैसे बनते हैं आपसे देखो, सबसे पहली बात तो 5 मिनट का समय लगता है, तो आपको समय दिया है, तो आप लोगों को दिया है समय बराबर 5 मिनट। अब आपको पता है बेटा समय लगता है, पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उसे अंतरिक्ष यान की दूरी क्या होगी, दूरी बोली तो अपने को डिस्टेंस याद करना है, दूरी, है ना, ये हमको क्या करना है, याद करना है, ध्यान से समझना। ठीक है, तो हमको पता है बेटा सबसे पहली, और यहाँ पर क्या दिया है, प्रकाश की चाल दिया है, तो आप लिखना है प्रकाश की चाल कितनी दिया है, 3 × 10 पावर है वो, है ना, 10 की पावर 8। ठीक है, इतना आप लोगों को दिया है। ठीक, तो मीटर सेकेंड इन्वर्स हैं, ये मीटर सेकेंड इन्वर्स। अब देखो ये मिनट में है और यहाँ पर जो यूनिट दी गई है ये भी मीटर में दी गई है, सेकेंड में दी गई है, मतलब मिनट को हमको सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 5 मिनट को सेकेंड में चेंज करने के लिए 5 में कितने का गुना कर देंगे, 60, तो कितना हो जाएगा ये 300। अब हमको क्या निकालने बोला था बेटा, दूरी। तो हम पहले देखते हैं कि दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी इजिकल टू क्या होता है। सबसे पहले तो हमको चाल का फार्मूला पता है, तो चाल से अपन दूरी का फार्मूला निकालते हैं, है ना। देखो कैसे, देखना, चाल इजिकल टू क्या होता है, दूरी बटे समय। तो हमको दूरी निकालना है,
तो दूरी निकालने के लिए चाल में समय का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुणित समय। ठीक है, समय को मैं t से मान लेता हूँ। चाल अपने पास कितनी दी गई है? 3 × 10⁸ इंटू समय कितना दिया है बेटा? 300। तो जब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 × 3 900 इंटू 10⁸ क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता? कैसा लिख सकता हूँ? 9 × 10⁻10। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं 9 × 10⁻10। अब ये मीटर में है तो मीटर में आ जाएगा। ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए बेटा, जो जो दिया है उसी को अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 2। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है। इसका त्वरण याद कीजिए। तो समझते हुए चलिएगा। स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, यहाँ स्टेशन है, यहाँ से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण से चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है। 10 मिनट में 40 किलोमीटर मतलब जब यहाँ पर ये थी तो इसकी प्रारंभिक चाल 0 थी। कितनी थी? 0। ठीक है, अब किसकी बात कर रहे हैं अपन? 40 मिनट बाद, मतलब अंतिम वेग तो कितना हो जाता है ये? 40 किलोमीटर प्रति हावर, मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर कवर करती है। ठीक है, अब किलोमीटर को हमको चेंज करना है मीटर सेकेंड में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड में दिया है। ठीक है, देखो किलोमीटर प्रति घंटा की चाल मिनट में तय करती है। ठीक है, तो हमको निकालना है। तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 से भाग देना पड़ता है। जब आप 5/18 से गुना करेंगे, है ना, भाग नहीं, 5/18 से गुना करेंगे और इसको कट करेंगे तो 11.11 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार घंटा चाल प्राप्त करती है। इसका त्वरण पूछा है। समय की बात कर लेते, टी 10 मिनट का मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 10 मिनट में 600 सेकेंड हो जाएगा। अब हमको इसका त्वरण, तो त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए = v - u अपॉन में टी। बस इसमें अपने को मान रखना है बच्चा। देखो मान किस तरीके से रखेंगे, ये मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ इधर। देखिएगा, ए का मान निकालना है। v अंतिम वेग कितना दिया है? 11.11 माइनस u का मान कितना है बेटा? u है आप लोगों का 0। ठीक है, 0 अपॉन टी कितना है? 600। जब आप इसको भाग देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 0.0185, ठीक है, मीटर सेकेंड का स्क्वायर -2। ठीक है, क्योंकि त्वरण की इकाई मीटर सेकेंड की पावर -2 होती है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से देखिएगा। एक बस की गति 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चलकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। देखो एक बस है, वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर, प्रति हावर से घटकर 60 किलोमीटर प्रति हावर हो जाती है। तो बस का त्वरण याद कीजिए। तो आपको पता है बेटा, सबसे पहले इसमें दिया है आप लोगों को प्रारंभिक वेग ये u और ये अंतिम दिया है v, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, सेकेंड में दिया है समय, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो u = 80 गुना करना पड़ेगा 5/18 से। यहाँ पर v =
60 गुना करना पड़ेगा 5/18 से। जब अपन गुना करते हैं तो देखते हैं कि कटपिट करने के बाद इसमें आता है 22.2 और इसमें आ जाता है बच्चा, ठीक है, 16.7, है ना। ये मैंने करके देखा था। तो अब हमको मान रखना है, फार्मूला वही है। कौन सा फार्मूला? कि A = V - U अपॉन में T। जब आप मान रखेंगे V - U मतलब A = 22.2 - 16.7 बटे T का मान 5, तो 5.5 कुछ आएगा, ठीक है, क्लियर। अंतिम वेग का मान, हाँ सॉरी यार, गलत मान रख दिया अपन ने, अंतिम वेग पहले रखना था, है ना, ठीक है। हाँ, यहाँ पर v का मान आएगा ना, v का मान 16.7 है, तो ये 16.7 माइनस 22.2 बट्टे में आ जाएगा आप लोगों का t का मान 5। तो जब इसमें से हम घटाएंगे तो -5.5 निकलेगा, ठीक है, अपॉन में 5, मतलब जब भाग देंगे तो -1 मीटर प्रति मीटर सेकेंड इनवर्स -2। अब देखो माइनस आया है, इसका मतलब ये है कि ऋणात्मक त्वरण है। क्या है? ऋणात्मक त्वरण। ओके, चलिए एक बार फिर से देख लीजिए बेटा आप लोग अच्छे से, है ना। चलिए नेक्स्ट, एक ट्राली एक आनत तल पर 2 मीटर सेकंड की पावर -2 की त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा? तो देखो बेटा, पहली बात तो उसका प्रारंभिक वेग कितना दिया है? u दिया है आप लोगों के पास 0। t समय कितना दिया है बताओ? 3 सेकेंड, है ना। अब इसमें क्या दिया है आप लोगों के पास? एक्सेलरेशन का मान दिया है क्या? चलो देखो t दिया है, तो हम एक काम करते, एक्सेलरेशन का मान भी दिया है, a = 2। हम फार्मूला लगाते v = u प्लस at। तो u का मान 0, 2 × 3, तो ये हो जाएगा 6, और वेग है तो मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना सा ये क्वेश्चन का आंसर है। एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है, बाकी चीज़ें बन जाएगी। ओके, प्रश्न क्रमांक 5, किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर सेकेंड की पावर -2 त्वरण उत्पन्न करता है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने पर 2 सेकेंड का समय लेती है, तो उतने समय में कार कितनी दूरी तय करेगी? तो सबसे पहली बात, ब्रेक लगाने पर वह गति से विपरीत दिशा में 6 मीटर सेकेंड की -2 त्वरण उत्पन्न करता है, विपरीत दिशा में करता है। इसका मतलब त्वरण ऋणात्मक आ जाएगा, a का मान -6 मीटर सेकेंड की पावर -2 हो जाएगा। ये बात तो सबसे पहले समझ में आ गई, ठीक है। अब बोला है उसने कि यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकेंड का समय लेती है, तो रुकने में कितने समय का सेकेंड लेती है? 2, है ना, ठीक है। ए का मान तो ठीक है। प्रारंभिक मान की बात करते हैं बेटा, प्रारंभिक मान कितना दिया है? किसी कार पर उत्पन्न करती है, यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद 2 सेकेंड का समय लेती है, तो हाँ चलो देखो ध्यान से, ठीक है। हम प्रारंभिक कैसे निकालेंगे? u का मान निकालेंगे, 6 में अपन क्या काम करते हैं? 2 का गुना कर देते हैं, तो u का मान निकल जाएगा आप लोगों के पास 12 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब हमको t का मान निकालना है, समय। t का मान निकालने के लिए -u अपॉन में a, -u का मतलब -12 अपॉन a का मतलब -6। तो देखो ये निकल गया 6 दूनी 12, है ना। आपके पास ये गिवन भी है 2 सेकेंड। अब हम s = इसमें फार्मूले में मान रख देते हैं। फार्मूला क्या था आपका?
एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस, ठीक है, दूरी तय करेगा। एस विस्थापन ही पूछा है। एस इजिकल टू यू की वैल्यू है बेटा आप लोगों के पास 12 इंटू टू, टी की वैल्यू है 2 प्लस हाफ, ए की वैल्यू है -6 इंटू 2, टी की वैल्यू 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 दूनी 4। इसको हल करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 12 दूनी 24, टी का स्क्वायर बोले तो 4 -6, यहाँ पर -6, हाँ ठीक है, -6 दूनी 12, तो 24 में से 12 जाएगा तो 12 मीटर, ठीक है। ये आप लोगों की हो जाएगी दूरी, ठीक है। देख लेना यहाँ पर दो फार्मूला यूज़ हो रहे हैं, एक ये वाला फार्मूला, ठीक है, और एक u इजिकल टू कैसे निकालना है, u इजिकल टू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक, दीर्घ उत्तरी प्रश्न की बात करते बेटा। सबसे पहले बोला है चाल और वेग और त्वरण को परिभाषित कीजिए और इनमें से किसी एक का यसई मात्रक भी लिखना है, किसी एक का, और उदाहरण लिखिए। चलो देखो, चाल क्या होती है, चाल के बारे में बता देता हूँ। इकाई समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। परिभाषा लिखेंगे आप, इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को अपन क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, ठीक। तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो चाल इजिकल टू क्या होता है, दूरी बटे समय, लेंगे चाल इजिकल टू दूरी बटे समय। इसी से इसका फार्मूला बना है, इकाई समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को अपन क्या कहते हैं, चाल कहते हैं, ठीक है। दूसरा, वेग, इकाई समय में वस्तु द्वारा विस्थापन, इकाई समय में वस्तु द्वारा विस्थापन वेग कहलाता है, ठीक है। तो वेग इजिकल टू क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय। नेक्स्ट, त्वरण। तो त्वरण की क्या परिभाषा है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। इसको आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, a इजिकल टू वी माइनस यू अपॉन में टी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। किसी एक का, तो त्वरण का मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, आप लोगों को इसका ऐसा ही कई बता देना है। दूरी और विस्थापन में 4 बिंदुओं पर अंतर कीजिए। तो बेटा देखो, एक हो गया दूरी और दूसरा हो गया विस्थापन, ठीक है। मैं ये वाला चैप्टर इसलिए पूरा कवर करवा रहा हूँ बेटा क्योंकि ये थोड़ा सा फिजिकल है, ठीक है। चलो देखिएगा, दूरी और विस्थापन। दूरी क्या बोलेंगे आप लोग, दूरी अदिश राशि है क्योंकि अपन किधर भी जा सकते हैं, और विस्थापन एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। दूसरा, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, बहुत इजी से अंतर है, और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, या शून्य भी हो सकता है, ठीक है। दूरी की परिभाषा बोलते हैं तो वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई, वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को अपन दूरी कहते हैं। और विस्थापन क्या होता है बेटा, विस्थापन केवल प्रारंभिक और
अंतिम स्थिति के बीच का सबसे छोटा अंतराल प्रारंभिक एवं अंतिम, ठीक है, प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच का छोटा अंतराल, स्थिति के बीच का छोटा अंतराल क्या कहलाता है? विस्थापन। चलो एक बात बता देता हूँ बेटा कि दूरी हमेशा विस्थापन से अधिक होती है। ये पॉइंट तो आप लोगों को लिखना ही लिखना है, ठीक है। चलो क्लीन कर देता हूँ इसको मैं। लिखना है दूरी हमेशा विस्थापन से अधिक होती है, हमेशा विस्थापन से, दूरी हमेशा विस्थापन से अधिक या विस्थापन के बराबर होती है। ये दोनों तरफ लिख सकते हैं, ठीक है। और विस्थापन हमेशा दूरी के बराबर या दूरी से छोटा होता है, ठीक है। ये मेन पॉइंट है। चलो नेक्स्ट, अब हमारे पास और भी प्रश्न बचे हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 5 के बारे में, प्रश्न क्रमांक 3, एक समान और असमान गति में 4 प्रमुख अंतर लिखिए। बेटा ये तो बहुत इजी है, एक समान और असमान गति, ठीक है। एक समान का मतलब आप लोग बना लेना इसको। जो एक समान गति करती है, मैंने बताया था आप लोगों को, घड़ी की गति, असमान गति बस की गति, ठीक है। ठीक, इसका आंसर आप लोग देख लेना। प्रश्न क्रमांक 4 भी आप लोगों को खुद से तैयार करना है बेटा। हो सकता है प्रश्न क्रमांक 4 एग्जाम में आ जाए। प्रश्न क्रमांक 5 ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, तो प्रश्न क्रमांक 5 मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्या बोला है? एक वस्तु 5 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है और 15 मीटर सेकंड तक पहुँचती है। त्वरण और विस्थापन याद कीजिए, ठीक है। तो देखो पहली बात, 5 सेकंड में 10 मीटर की चाल से चलती है और 15 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंचती है, मतलब इसकी अंतिम स्थिति कितनी है? अंतिम है 15 और प्रारंभिक है कितनी? 10 अपॉन समय कितना लगा? टी बोले तो 5, तो 15 में से 10 गया तो 5/5, तो आप लोगों के पास ए कितना हो जाएगा? 5/5 बोले तो 1 मीटर सेकंड की पावर -2, ठीक है। अब त्वरण और विस्थापन याद कीजिए। तो विस्थापन क्या होता है? S = ut + ½ AT²। तो मान दिया है आप लोगों को, ये जो मान दिया गया है फ्रेंड्स, ये है आप लोगों का v, ठीक है। v बोले तो अंतिम वेग v, और ये दिया है u, तो t का मान भी गिवन है, 5 दिया है, ये देखो 5। हाफ a का मान भी आप लोगों के पास निकल गया 1, और t का मान 5 का वर्ग। तो आप इसमें विस्थापन को याद कर लेना, ठीक है, मान रखना है बस, बाकी मैथमेटिकल रूप से इसको सॉल्व करना है। प्रश्न क्रमांक 6, एक वाहन 2 सेकंड में स्थिर अवस्था में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त करता है। इसका त्वरण और विस्थापन याद कीजिए। देखिएगा 2 सेकंड में, मतलब आपको सबसे पहले तो समय दिया है, टी का मान दिया है 2, स्थिर अवस्था से मतलब प्रारंभिक वेग कितना दिया है? 0, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त करता है। इसका मतलब ये अंतिम वेग है 20, ठीक है। आपके पास समय दिया है, समय कितना सेकंड है? टाइम = इसका त्वरण 2 सेकंड, ये तो दिया ही है, ठीक। चलो तो त्वरण क्या होता है? A = v - u अपॉन में t। तो A = 20 - u का मान 0। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। 20 - 0 अपॉन में कितना हो जाएगा आप लोगों का बेटा? 2। तो 20 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 0 गया तो 20/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 10, और ये हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग। ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इजी क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 6 के बाद में प्रश्न क्रमांक 7, वेग समय ग्राफ से समांतर गति और एक समान गति और एक समान त्वरण को दर्शाइए।
तो आप लोगों की बुक में ये वाला क्वेश्चन का आंसर एक ग्राफ दिया हुआ है, उसी ग्राफ को आप लोग दर्शा देना, ठीक है। यदि कोई वस्तु 1 मिनट में 1 किलोमीटर चलती है, 1 मिनट में कितने 1 किलोमीटर चलती है, तो चाल लिखिए। तो चाल क्या होती है बेटा? चाल होती है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर, और समय 1 किलोमीटर को मैं 1000 में 1 मीटर में चेंज कर देता हूँ, 1000 मीटर। उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बोला, इसलिए मीटर में चेंज किया। और कोई वस्तु 1 मिनट में, 1 मिनट का मतलब समय सेकंड में मानना है, तो सेकंड का 60। जब आप इसका भाग देंगे तो आप लोगों के पास 16.67 मीटर प्रति सेकंड आंसर आ जाएगा, जो आप लोगों का आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 9, त्वरण और ऋण त्वरण में 4 बिंदु पर अंतर समझाइए। त्वरण और ऋणात्मक त्वरण की बात करते हैं तो आप लोगों को ये अंतर खुद से देख लेना है, ठीक है। कोई व्यक्ति 100 मीटर उतर जाता है, फिर 60 मीटर दक्षिण की ओर, 60 मीटर दक्षिण, उसकी कुल दूरी और विस्थापन याद कीजिए। देखो, अगर वो क्या काम करता है बेटा, उत्तर जाता है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बना देता हूँ, ये उत्तर जा रहा है, फिर 60 मीटर दक्षिण जा रहा है। कितने मीटर दक्षिण जा रहा है? 60 मीटर, यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि ये उत्तर जाता है तो 100 मीटर और फिर दक्षिण आता है तो 60, तो उसकी कुल दूरी कितनी हो जाएगी? कुल दूरी हो जाएगी 100 + 60, मतलब कुल दूरी 100 + 60, तो ये हो जाएगी 160। और बोला है विस्थापन, विस्थापन क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखो, यहाँ से चालू किया और यहाँ तक गया, तो ये 100 और यहाँ तक आ गया 60, तो 100 में से 60 को माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगी 40 मीटर इसका विस्थापन हुआ, ठीक है। और 160 इसकी दूरी हुई। विस्थापन को परिभाषित कीजिए, यह दूरी से किस प्रकार भिन्न है, उदाहरण देकर समझाइए। विस्थापन के बारे में मैंने बताया था बेटा आप लोगों को कि विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, ठीक है। मान लो कि ये यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट एक डिस्टेंस को अपन क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। यह दूरी से किस प्रकार भिन्न है? विस्थापन एक सदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है, बता देना है। विस्थापन हमेशा दूरी से कम या उसके बराबर होता है, दूरी हमेशा विस्थापन से अधिक तथा उसके बराबर होती है। एक ट्रेन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। एक ट्रेन प्रारंभिक स्टेशन से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चलकर 15 किलोमीटर दूर, ठीक है, कहाँ पहुँचती है? स्टेशन पे पहुँचती है। फिर आपको क्या बोला बच्चा कि 15 मिनट रुककर इसी चाल से 18 किलोमीटर दूर अंतिम स्टेशन, दूरी समय ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है, आप लोग वहाँ से कवर कर लीजिएगा। औसत चाल किसे कहते हैं? औसत चाल की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आप एक बस में यात्रा कर रहे हैं, 60 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। बस की औसत चाल क्या होगी? क्या बस पूरे समय में इसी चाल से चली, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, इसको अपन क्या काम करते हैं, चलो देखते हैं ना। चाल क्या होता है? दूरी बटे समय। तो पहले 60 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, 60 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, तो दूरी बटे समय ये हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, प्रति हावर। फिर दूसरे में क्या काम करती हैं? फिर 60 किलोमीटर, फिर या 60 किलोमीटर, ठीक है, 1 घंटे में तय करती हैं, 60/1, तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति हावर। तो देखो, पहले उसने 30 किलोमीटर प्रति हावर से और फिर 60 किलोमीटर से, ऐसा देखा जाए तो यह 40 टोटल को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 और पहला और दूसरा 60 और 60 मतलब 120 बटे, ठीक है। कुल समय कितना लगा? 2 और 1 3 घंटा, 3, तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए था। लेकिन ट्रेन क्या बोला है, क्या बस पूरे समय इसी चाल से चली? नहीं। क्यों नहीं?
पहले वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चली, फिर अब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, त्वरण किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो बेटा वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर सेकेंड की पावर -2 होता है। सूत्र स्थापित कीजिए। तो सूत्र A = V - U/t। किसी वस्तु को त्वरित कब कहते हैं? किसी वस्तु को त्वरित तब कहते हैं जब वह वस्तु गतिशील अवस्था में हो। ठीक है, तब उसे त्वरित कहा जाता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, वृत्ति गति किसे कहते हैं? कोई धावक एक समान चाल से एक वृत्ति पथ पर दौड़ रहा है तो इसकी गति त्वरित है या नहीं, अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर चले, वृत्ताकार पथ पर चले तो उसे अपन वृत्ति गति कहते हैं, है ना। ठीक, वृत्ति गति में गति त्वरित होती है। वृत्ति पथ पर दौड़ रहा है तो इसकी गति त्वरित है या नहीं? हाँ, कोई धावक अगर एक समान चाल से एक वृत्ति पथ पर दौड़ रहा है तो उसकी गति त्वरित होती है। इस तरीके से मैंने आप लोगों को टोटली इस चैप्टर को कवर करवा दिया है। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, हो सके तो इसका 2 बार रिवीजन कीजिए। ठीक है, क्योंकि अब जब तक आप लोग इसका 2 बार रिवीजन नहीं करेंगे तब तक ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा है। सो इसीलिए आप लोगों को इसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये चैप्टर की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए ठीक है बच्चों, आपकी कल की परीक्षा बहुत अच्छी जाए, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। वेल डन बच्चों, बहुत अच्छा करके आना। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।